हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। देखिए, जो रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है, इसको हम मैकेनिक्स में थोड़े से टफ चैप्टर में कंसिडर करते हैं। हालांकि ये टफ नहीं है। इसको हम टफ चैप्टर में क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगते हैं। जैसे अगर हम रोटेशनल मोशन की स्टडी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास न्यूटन्स लॉ भी लगते हैं। तो बच्चों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आने चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी ट्रेजेक्ट्री, है ना, जो हमने पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए, 2D मोशन यानी मोशन इन अ प्लेन आना चाहिए। तो कुल मिला के इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर को हम समझते हैं कि थोड़ा सा टफ है। टफ कुछ नहीं है, बस हमें पहले के चैप्टर्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहला पार्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो, पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल मतलब आप समझिए, आप एक पॉइंट मैंने ले लिया, है ना, जिसमें कोई मास तो है, क्या है, मास है, लेकिन इसका साइज मैं क्या करूं, इग्नोर कर सकती हूं, है ना। इसका साइज क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, इग्नोर कर सकती हूँ। इन दो चीजों को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कि भाई ये क्या है, एक पार्टिकल है, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसमें मास है, जिसका साइज और जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मैंने इग्नोर कर दिया है। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे पार्टिकल मिल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। भाई ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। बहुत सारे पार्टिकल मिल जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब भाई हमने इससे पहले के चैप्टर में क्या पढ़ा था? अभी आते हैं, हम इसको भी डेफिनेशन में भी आएंगे। पहले के चैप्टर में हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे। नहीं पढ़े थे? जैसे कि मैं आपको पिछले चैप्टर्स के थोड़े थोड़े मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती जा रही हूँ, जिससे कि आपको इजी पड़े ये चैप्टर को पढ़ना। अब देखो, न्यूटन्स लॉ की क्या कंडीशंस थी? न्यूटन्स लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट पे काम करते थे, है ना। न्यूटन्स लॉ इक्वेशन क्या है? F इक्वल्स टू dp/dt या F इक्वल्स टू ma, है ना। F इक्वल्स टू ma भी आ गया था ना हमारे पास। तो ये क्या था हमारे पास? पॉइंट ऑब्जेक्ट पे काम करते थे भाई। उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट के रूप में कंसिडर कर सकें और उस पर कुछ मास हो तो उस पर तो हम न्यूटन लॉ लगा सकते थे। लेकिन आप कहेंगे कि मैम आपने तो न्यूटन्स लॉ के टाइम पे हमें ब्लॉक्स के क्वेश्चन भी कराए थे। ध्यान है हमने क्या करा था? हमने ब्लॉक ले लेते थे हम, और हम कहते थे इस पे कोई फोर्स लगा है F, तो बताइए इसकी एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगी। तो हम ऐसे लगा देते थे ना इस पे न्यूटन्स लॉ। तो आप, ये तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस पे कैसे लगा सकते थे? लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, न्यूटन्स लॉ को लगाने पर जब हमने जो एक्सटेंडेड बॉडी पढ़ी थी, यानी इसमें ऐसा थोड़ा था कोई पॉइंट पे ही हम फोर्स लगा रहे थे, उसमें जो भी हम अधिकतर करते थे ब्लॉक्स के साथ, हम लगाते थे ब्लॉक पे फोर्स लगाते थे। तो ये जो बॉडी है, यानी ये जो ब्लॉक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्लॉक है, ये क्या है? एक सिमेट्रिक बॉडी है। यानी आप इसको पूरा कंसिडर ना करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट्स के साथ। सपोज इस ब्लॉक का मास m है, तो आप इस होल बॉडी के अलग अलग पार्टिकल को ना लेकर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इस ब्लॉक के बदले हम एक पॉइंट पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास भी m है, जिसपे फोर्स F लग रहा है। तो तभी हो सकता था जब ये बॉडी क्या सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक बॉडीज कैसे हो सकती थी? सर्कल हो सकता था, या ये हो सकता था, या रेक्टेंगल हो सकता था। तभी तो लगाते थे हम। जब हम इंक्लाइन के भी क्वेश्चन करते थे तो भी तो ये बॉडी भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ा ना होता था। हम इस पे क्या लगाते थे? mg, फिर इसको कर देते थे mg cos थीटा, और ये होता था mg sin थीटा, होता था ना, याद आया नहीं आया? और नॉर्मल रिएक्शन। तो सब हम एक पॉइंट लेते थे इसके अंदर, जिस पॉइंट इस पूरे ऑब्जेक्ट, यानी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ना,
ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा सकें इस पे। ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम एक ऐसा पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर कंसिडर कर लेते थे, इस क्यूब के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस होल ब्लॉक से। और हम ये कह सकते हैं कि हम जो ये पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट का मास इस होल ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल होगा, और इस पर जितने फोर्स लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे जितने फोर्स लग रहे हैं, वही इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं। तब हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे। आया कि नहीं आया समझ में? तो जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे वो हम सिर्फ किस पे लगाते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, है ना, एक एक्सटेंडेड बॉडी पे नहीं लगाते थे। उस एक्सटेंडेड बॉडी को, और न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आपने लगाया होगा, या तो आपने वही ब्लॉक पे लगाया होगा, या आपने कोई क्यूब पे लगाया होगा, या फिर कोई सर्किल पे लगाया होगा। ऐसी बॉडी पे आपने न्यूटन मोशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन नहीं लगाया होगा, है ना। तो सिमेट्रिक बॉडी पे हमने लगाया था। तो अब आती है बात सेंटर ऑफ मास की, यानी किसी बॉडी के अंदर, और ध्यान रखिए मैं कह रही हूं बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर भी ये सेंटर ऑफ मास हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका मास उस होल बॉडी के मास के इक्वल होता है, और जिस पर और अगर इस बॉडी पर एफ फोर्स लग रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस पॉइंट पे भी एफ फोर्स लग रहा है। तो उस पॉइंट को ये हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी बहुत पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट होता है विच मूव्स इन द सेम वे, वो वैसे ही मूव करता है, इन विच अ सिंगल पार्टिकल हैविंग टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्स वुड बी मूव। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस ब्लॉक पे हमने एफ फोर्स लगाया, और इस ब्लॉक का मास m है। तो सपोज ये ब्लॉक d डिस्टेंस मूव कर गया, तो इस ब्लॉक को हम एक m मास के, इस ब्लॉक मास के एक पॉइंट से रिप्लेस कर रहे हैं, और इस पे भी f फोर्स लगा रहे हैं। तो ये भी क्या, d डिस्प्लेसमेंट मूव कर जा रहा है, तो हम इस ब्लॉक को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और ये इसके अंदर है कोई पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए सेंटर ऑफ मास कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये देखिए, ये एक हैमर मैंने आपको दिखा रखा है, पिक्चर बना रखा है ना। अच्छा, हैमर के आगे क्या होता है, एक मेटेलिक चीज होती है, यानी ये क्या है, मेटेलिक है होती है। और ये पीछे क्या लगाते हैं, हम पीछे क्या लगाते हैं, पीछे वुडन हमारे पास हैंडल होता है। तो किसी भी चीज को हम ठोकने के लिए उसको क्या लेते हैं कि वो ये हैवी होता है, ये हैवी होता है। और हम अभी के लिए समझो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास आगे वाले मेटल का यहाँ पे है कहीं बीच में। तो अगर हम इस पे कोई एफ फोर्स लगा रहे हैं, है ना, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना। ये सेंटर ऑफ मास, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इस लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो ये जो हैमर है ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, है ना। इस फोर्स पे हम यहाँ पर भी यही लगा रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, फिर ऐसे आगे पहुंच जाएगा। तो यानी अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स सेंटर ऑफ मास से जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अगर वो फोर्स हमारा, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास से होके जाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए इसी में, ये वाला, ये सेंटर ऑफ मास है हमारे पास, और फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, है ना, इस हैमर के जो हैंडल है उस पर लगा रहे हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से थोड़ा ना जा रहा है। तो बताइए हथौड़ा या जो हैमर है वो कैसे मूव करेगा, ऐसे चला जाएगा। फिर से आप इसको ऐसे फोर्स लगाइए, फिर से आप इसको ऐसे फोर्स लगाइए एफ, तो ये ऐसे बैठ जाएगा। फिर अगर आप इसको फोर्स लगाइएगा, फिर से फोर्स लगाइएगा ऐसे, तो ऊपर चला जाएगा। तो यानी अगर हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन आ रहा है ना, धीरे धीरे हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई रोटेशनल मोशन कैसे आता है। तो तभी बच्चे सोचते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा
उनको लगता है टफ है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। आपको अगर पहले के चैप्टर अच्छी तरह से आते हैं तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी अगर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या हुई भाई, ये फोर्स है एफ, तो इसको ऐसे डॉट से आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से अगर होके जा रही है तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा। लेकिन अगर वो सेंटर ऑफ मास से नहीं होके जाती है तो ऑब्जेक्ट में जो मोशन होगा वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास तो हमने कई बार बता दिया आपको, लेकिन इसको निकालने का भी तो कोई तरीका होगा। भी सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा उसको सीखते हैं, है ना, कि कैसे हम निकालेंगे इसको। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। तो उससे पहले हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी दो तीन तरह के होते हैं। पहले तो हम लेते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सिस्टम होता है हमारे पास, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, और दूसरा होता है हमारे पास कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। अब आप कहेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम क्या होता है। डिस्क्रीट मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे नंबर 1 पार्टिकल यहाँ है m1 मास का, सॉरी सपोज ये m1 मास है, ये पार्टिकल हमने इससे डिनोट किया। ये m2 मास है, इसको ऐसे डिनोट किया, छोटा सा पार्टिकल। ये m3 मास है, ऐसे डिनोट किया। तो ये जो सिस्टम है इसमें पार्टिकल पास पास यानी कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है, दूर दूर है ना। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा हमारे पास, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई सिस्टम क्या है उसमें, जैसे मैंने ये टॉप बनाया है ना, ये टॉप बनाया है ना, ये टॉप बनाया, ये क्या है, एक टॉप है। तो क्या इसमें डिस्क्रीट पार्टिकल है, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अगर पार्टिकल का। तो क्या है इसमें, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल सिस्टम क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का। तो भाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा, और जो बॉडीज हैं विद कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम अलग से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दोनों का मेथड अलग है, मतलब मेथड एक ही है लेकिन अलग अलग उसको लेते हैं। आज हम सिर्फ आपको डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे आता है वो बताते हैं। तो भाई ये सपोज ये कुछ पार्टिकल्स हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है ना, ये m3 पार्टिकल है, और यहां पर ऐसे ही बढ़ा सकते हैं m4 पार्टिकल है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें 3 एक्सिस होती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और उनको हम जनरली एक्स वाई जेड से ही डिनोट करते हैं। एक भाई इस प्लेन में एक्स वाई, और एक ये 3D में जी। तो इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम निकालते हैं एक्स सी, हम कैसे निकालते हैं, m1 x1, m2 x2, m3 x3 प्लस m4 x4, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। और अगर हम YCM यानी कोऑर्डिनेट y का निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास के भी तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे कार्टेशियन में, तो m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4 अपॉन m1 m2 प्लस m3 और m4।
ऐसे ही क्या है GCM, सेंटर ऑफ मास कितने लिखेगा M1 Z1, M2 Z2, M3 Z3 प्लस M4 Z4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर हमारे पास रेडियल वाला हो पार्ट है ना, रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन हम जो हमारे 12th तक के सिलेबस में है वो अधिकतर हम कार्टेशियन और रेडियल ही लेते हैं। तो RCM, इसको RCM लेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं M1 R1, M2 R2, M3 R3 और M4 R4 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये तो भाई 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाला था हमने। अगर n पार्टिकल हो तो कैसे भाई, इसी में आ जाएगा M4 X4 M5 X5 एंड डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक n पार्टिकल तक, ऐसे ही नीचे आ जाएगा n पार्टिकल तक। समझ में आया? तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो उसका हमें अगर निकालना है, आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान समझने में इसको आसानी होगी कि भाई कैसे हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे। ये सिर्फ हमें XY प्लेन के बारे में ही बताया है। XY प्लेन में हमें बताया है 3 पार्टिकल हैं, M1 इसका 3 kg मास है, M2 इसका 4 kg मास है और M3 इसका 5 kg मास है। और ये पूछा गया है, ये जो 3 पार्टिकल सिस्टम है और ये 1 मीटर यानी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो आपसे पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताइए। सबसे पहले तो ये XY कोऑर्डिनेट में ही रखे गए हैं, यानी XY प्लेन में ही रखे गए हैं पार्टिकल, तो GCM तो नहीं आएगा, तो XCM क्या आ जाएगा बताओ। M1 क्या है 3 kg, M2 4 kg, M3 5 kg। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे इस वाले पार्टिकल के, बताओ 0 0, x भी 0 y भी 0। इसका कितना होगा x1 y0 और इसका क्या होगा x कितना x आएगा, यानी ये पॉइंट, और ये 1, ये कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, ये वाला क्या होगा मिड पॉइंट होगा। देखिए इसीलिए मैं कह रही थी कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। अभी बताइए ये मिड पॉइंट निकालना है ना, ये ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये 1 का हाफ हो जाएगा यानी 0.5 होगा ना, तो 0.5 और y ये होगा, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज कितनी है 1 का स्क्वायर, और ये कितना है 0.5 या 1/2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/4, क्या आएगा √3/2। √3/2 नहीं आएगा इसका, सिंपल सा है। अब XCM M1 X1, ये X1 है, Y1 ये क्या आएगा X2 Y2, और ये क्या है X3 Y3। M1 X1, तो M1 कितना है 3 kg, X1 0, M2 कितना है 4 kg, X2 कितना है 1, M3 कितना है 5 kg, X3 0.5 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आएगा, ये तो 0 आ गया, 4 प्लस 5 5 25, 2.5, और ये कितना आया 7 5 12, तो 6.5 डिवाइड बाई 12, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा सेंटीमीटर, इतना खुद ही करिए। अब YCM कैसे निकालेंगे, M2 Y2 M3 Y3
M4 M2 M1 Y1 M2 Y2 प्लस M3 Y3 M1 प्लस M2 प्लस M3। बताइए कैसे निकालेंगे। M1 3 M Y1 0 M2 4 Y2 कितना है 0 M3 5 Y3 √3/2 और नीचे क्या आएगा 4 3 + 4 + 5। तो इसको कैलकुलेट कर लिए, ये 0 ये 0, ये क्या आया 5√3 ये 2 है और नीचे 12 था तो 5√3/24। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालिएगा तो इजीली निकल जाएगा। इसको प्लॉट कर लीजिए भैया, एक्स कितना है ये और वाई इतना है, तो आप बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा इस डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ जो कई बार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टू पार्टिकल सिस्टम, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसे हमारे पास ये दो पार्टिकल हैं, है ना, इसका मास m1, इसका मास m2 और इन दो पार्टिकल सिस्टम के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। तो हमें पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ये है और m1 पार्टिकल से इसका डिस्टेंस x है। भाई एक ही लाइन में है तो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन हमारी मर्जी है, तो हम इसको यहाँ से ही 0 ले लेते हैं। तो हम ये ले लेते हैं 0, ये a हो गया, तो यहाँ से हम कंसिडर करते हैं। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, इसका क्या हो गया d0, है ना, x 0 है। तो XCM क्या हो जाएगा m1 x1, तो x1 0 m2 x2 x2 d और m1 प्लस m2, तो XCM यानी सेंटर ऑफ मास कितना होगा m2d m1 प्लस m2। ये कहाँ से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से यानी फर्स्ट मास से, यानी फर्स्ट मास से जो हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो ये होगा। अगर हम सेकंड मास से यानी m2 मास से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो क्या होगा बताओ बच्चों। पूरा डिस्टेंस d है, d यही तो होगा d माइनस x1, तो d माइनस m2 d m1 प्लस m2, तो क्या आ गया m1d m1 प्लस m2। यानी सेंटर ऑफ मास फर्स्ट से और सेंटर ऑफ मास सेकंड से अगर इनका रेशियो निकलेगा तो m2/m1 निकलेगा। तो यानी जो मास ज्यादा है सेंटर ऑफ मास उससे उसके नजदीक होगा। अगर मास ज्यादा है m1 मास, ये तो सेंटर ऑफ मास फर्स्ट से है ना, अगर m1 मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ, m1 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास है ना XCM क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर सेंटर ऑफ मास ज्यादा इनवर्स अगर XCM है और डिवाइडेड बाय XCM2 तो m2/m1, है ना। अगर m1 मास ज्यादा है तो ये इसके नजदीक होगा, ठीक है, और अगर m2 मास ज्यादा है तो ये m2 के नजदीक होगा। अगर हमारा सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पर देखो ना, अगर सेंटर ऑफ मास m2 मास, इसको ऐसे लिख सकते हो आप ऑन d, कौन सा मास ज्यादा मान रहे हैं हम, m1 इज ग्रेटर देन m2, m1/m2 प्लस 1, है ना। अगर m1 बड़ा है तो इसकी तरफ होगा, है ना, इसकी तरफ होगा, है ना, m1 बड़ा है तो इसकी तरफ होगा। लेकिन m1 अगर बहुत बड़ा है m2 से तो ये d होगा लगभग, है ना, तो ये कहाँ होगा d की तरफ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जैसे m1 बड़ा है, ये सपोज 3 kg है और ये 1 kg है, तो मास हमेशा सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स m1 होगा। अगर ये 4 kg है तो टुवर्ड्स m2 होगा, ठीक है। अगर दोनों मास इक्वल हैं, m1 और m2 इक्वल हैं, तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बताइए, d/2 आ जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट पे आ जाएगा। अगर दोनों मास इक्वल हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास
मिड पॉइंट पे आ जाएगा। इस टू पार्टिकल सिस्टम पे आपको काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूं। जैसे आपको एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बॉन्ड ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इसके बीच का 1.2 एंगस्ट्रॉन इनके बीच के बॉन्ड का क्या है, डिस्टेंस है। तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखिए आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे होंगे। तो भाई कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। हो सकता है आपको मास ना दिया हो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको पता होगा। तो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो ये टू पार्टिकल सिस्टम ही हो गया भाई। इसमें M1 हमारे पास 12 के हो गया, और M2 हमारे पास 16 है ना, और इनके बीच का जो हमारे पास G गिवन है 1.2 एंगस्ट्रॉन। तो बताइए कैसे निकालेगा। तो एक्सीएम यहीं से इसको 0 मान लीजिए। तो एक्सीएम क्या आ जाएगा, M1 X1। तो M1 कितना है हमारे पास बताइए, M1 है 12 और X1 0, M2 16, X2 कितना है D यानी 1.2 एंगस्ट्रॉन, और M1 प्लस M2। तो 16 इंटू 1.2 कितना आ गया, 28। 4 4 या 16, 4 7 28, 4.8 डिवाइडेड बाई 7 है ना। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 एंगस्ट्रॉन के अराउंड आएगा। तो बताइए पहले तो ये देखिए M2 बड़ा है तो ऑब्वियसली इसकी तरफ होगा। तो यहां से जो आपका आया 0.7 तो यहां कहीं होगा, तो इसकी तरफ होगा ना, टुवर्ड्स M2 होगा। तो इतना एंगस्ट्रॉन है एक्सीएम इस पॉइंट से। एक दूसरा क्वेश्चन और देखिए, HCl का मॉलिक्यूल गिवन है HCl, और दिया है कि क्लोरीन का मास 35.5 हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है 1.27 एंगस्ट्रॉन गिवन है। सेंटर ऑफ मास बताना है। सिंपल, सेम वही क्वेश्चन है। एक्सीएम क्या आएगा, ये 0 ले लीजिए, M1 ले लीजिए, M2 ले लीजिए 35.5 है ना, डबल। तो इसको ले लीजिए आप एक्सीएम, M1 0 35.5 और ये हो जाएगा 1.27 एंगस्ट्रॉन, और ये जाएगा 1 प्लस 35.5। तो 35.5 इंटू 1.27 36.5 एंगस्ट्रॉन। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 1.235 एंगस्ट्रॉन। इसको सॉल्व करिएगा जब, तो आप ये देखिए कहाँ है, कौन सा मास हैवी है, ये हैवी है क्लोरीन वाला। तो ये क्या है 1.235, और ये खुद ही 1.27 है, तो यहाँ कहीं होगा 1.235। तो क्लोरीन के मास के नियर होगा सेंटर ऑफ मास। तो समझ आया कि सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, मास हमें पता होना चाहिए, उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रायंगुलर केसेस में हो सकता है हाइपोटेन्यूज निकाल के, उस तरह से आप निकाल लेंगे, है ना। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो आज हमने डिस्कस किया। कल के चैप्टर में हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।